हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पर बात किया जा रहा है और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हम लोग मौर्य काल के बारे में बात किया जा रहा है। और आज हम लोगों को बात करना है कि मौर्यकालीन जो प्रशासन तंत्र है वो किस तरह से था, किस प्रकार से बनाया गया था। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हो गई, जो प्रशासन की चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो किस प्रकार से बनाया गया था, कौन कौन से अधिकारी थे, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले देखेंगे कि मौर्य काल के बारे में हर एक चीज़ हो चुका है। वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, उनके सारे चीज़ों के बारे में हो चुका है। वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, ठीक है, जो आपको हमेशा काम आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन तंत्र है वो किस प्रकार से था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मेगास्थनीज आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, वो उसने क्या क्या बातें कही, अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में उन दोनों के वो पुस्तकों के बिना पर आप देखेंगे कि मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आज हम लोग सामाजिक चीज़ें, प्रशासनिक तंत्र के बारे में बात कर लिया जाएगा। और कल एक आखिरी वीडियो आएगा मौर्य काल पर, जिसमें लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और उनके जो कार्य थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। वो बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लीजिएगा 18 प्रकार के रत्नी है उनके बारे में। इसके बाद जो अधिकारी होते थे, जो संस्थागत अधिकारी हैं, उनके बारे में लोग पढ़ लेंगे। वहाँ पर उनके कार्य पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों का मौर्य काल एकदम पूरा हो जाएगा। और वहाँ से आप देखेंगे कि वहाँ से अगर किसी भी एग्जाम्स में मौर्य काल के बारे में पूछा जा रहा है तो उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको इस तरह से नोट्स बनाइएगा। और यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, और लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो लिखने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, आप लोग 20 पेज डेली पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, नॉवल पढ़िए, कहानी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर आप लोग अपने कोर्स के रिलेटेड, यानी कि जो चीज़ें तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के रिलेटेड अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन पढ़िए। पढ़ने की आदत डालेंगे ना तो उस तरह से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले देखिए कि मौर्यकालीन प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो पहली बात कही गई थी कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद, जिसमें 12, 16, 20 सदस्य संख्या होते थे। तो यानी कि 12, 16, 20 की संख्या में मंत्री परिषदों की गठन किया जाता था। फिर इसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की। ठीक है, कौटिल्य की। इनको चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के बारे में हमने चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो उसमें चाणक्य के बारे में बताया था कि चाणक्य ऋषि के द्वारा नाम दिया गया था। और ये व्यक्ति जो है किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना कराता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पर गोद लेता है, फिर वहाँ से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, अतुलनीय है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग चिंतन मनन करते रहे। फिर इसको देखिए अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है, रत्नी क्या होते थे? मंत्री होते थे। ठीक है, मंत्री इनको बोला जाता था। और इनको क्या बोला जाता था? महामात्र भी बोला गया है। ठीक है, महामात्र। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ दे कि अर्थशास्त्र में कितने महामात्रों का उल्लेख है? 18 प्रकार के। इनके 18 जो प्रकार हैं, जो 18 मंत्रियों के हैं, रत्नियों के उल्लेख है, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे कि किसका किसका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए उपधा परीक्षण। ये उपधा परीक्षण क्या है? यहाँ पर देखेंगे कि जो पुरोहित नियुक्त होते थे, ठीक है, पुरोहित, और जो मंत्री नियुक्त होते थे, यानी कि रत्नी। ठीक है, जो मंत्री नियुक्त होते थे या जो पुरोहित नियुक्त होते थे, उनके जो जांच पड़ताल है, जो चरित्र का रख रखाव है, चरित्र का जो जांच पड़ताल है, उसको जब किया जाता था तो उसी को उपधा परीक्षण किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मोटी मोटा बात है कि जो व्यक्ति को पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, उनका जो चरित्र चित्रण है वो जांचा परखा जाता था, उसी को उपधा परीक्षण बोला गया। फिर उसके बाद देखिए कि जो प्रांत बनाए गए थे, हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार के प्रांत हैं। उसके बाद जो क्षेत्रीय प्रांत हैं उसके बारे में यहाँ देखिए कि उनके जो प्रशासक हैं उनको कुमार बोला गया, आर्यपुत्र बोला गया और राष्ट्रिक बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर कभी प्रश्न पूछ दे कि प्रांतों को जो प्रशासक थे उनका क्या नाम है? कुमार है, फिर उसके बाद आर्यपुत्र है और राष्ट्रिक कहा गया। फिर इसको देखिए कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होता था? ग्राम। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। वैदिक काल में देखेंगे कि ग्रामणी बोला गया है। ठीक है, लेकिन मौर्य काल में ग्रामिक बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि सबसे छोटा जो पदाधिकारी होता था, यानी कि जो पदाधिकारी है वो कौन होता था? गोप होता था। ठीक है, गोप होता था, उसको गोप बोला जाता है। और फिर वो क्या होता था?
10 ग्रामों का मुखिया होता था, यानी कि 10 गाँवों का जो प्रशासन संबंधी जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो गुप के द्वारा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे छोटा पदाधिकारी सोचिएगा 10 गाँव का, ठीक है, 10 गाँव का अधिकारी छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष शब्द आया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष आया है, और जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे उनको संस्था बोला गया है। एक ही स्थान पर रहकर जो गुप्तचर कार्य करते थे उनको संस्था बोला गया है, और जो घूम कर यानी कि भ्रमण करके कार्य करते थे उनको संचार बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला गया है, और जो एक ही जगह पर रहकर गुप्तचर कार्य करते थे उनको संस्था बोला गया, और जो घूम कर कार्य करते थे गुप्तचर उनको संचार बोला गया है। इसके बाद देखिए कि 2 प्रकार के न्यायालयों का भी व्यवस्था किया गया था। मौर्यकालीन प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं, एक धर्मस्थीय न्यायालय है और एक कंटक शोधन न्यायालय है। ठीक है, दीवानी फौजदारी संबंधित होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि जो धर्मस्थीय न्यायालय वो व्यवहारिक वहाँ पर इसका न्यायाधीश होता था। क्या होता था? न्यायाधीश। व्यवहारिक जो है न्यायाधीश होता था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए फैमिली मैटर जाता होगा, प्रॉपर्टी संबंधी में जाता होगा मैटर, और फिर यहाँ पर कंटक शोधन न्यायालय, पर कंटक शोधन न्यायालय के जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टि बोला गया। ठीक है, प्रदेष्टि बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिमिनल मैटर जाता होगा। ठीक है, कि जो यहाँ पर कंटक शोधन है वहाँ पर क्रिमिनल मैटर जाता होगा, और यहाँ पर जो धर्मस्थी है वहाँ पर फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी मैटर जाता होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो न्यायाधीश उनको क्या बोला गया? व्यवहारिक और प्रदेष्टि। ठीक है, और जब दीवानी फौजदारी की बात किया जाएगा तो मध्यकालीन में देखने को मिलता है, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अलावा एक और न्यायालय होता था जो जनपदी न्यायालय कहलाता था। ठीक है, तो वैसे तो आप मान लीजिए कि न्यायालय 2 ही प्रकार के होते हैं, फौजदारी और दीवानी न्यायालय, जिसमें आप देखेंगे कि एक में आपका फैमिली मैटर जाता है, प्रॉपर्टी संबंधी मैटर जाता है, और एक में क्रिमिनल मैटर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, और उस वहाँ पर ये 2 चीज़ें, 2 न्यायालय होते हैं। कहीं भी किसी भी शासनकाल में, यहाँ पर किसी भी काल में देखेंगे 2 ही प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो अन्य न्यायालय हैं, ठीक है, तो एक अन्य न्यायालय की भी बात मिलती है, उसके न्यायाधीश को क्या बोला गया? रज्जुक। ठीक है, इसके न्यायाधीश को, जनपदी न्यायालय को न्यायाधीश को क्या बोला गया है? यहाँ पर रज्जुक बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये आपके मौर्य प्रशासन के बारे में बातें हुए। ठीक है, और उसके बाद मंत्रियों की बातें, जो कार्य हैं उनके, उसको हम लोग एक ही वीडियो में कल देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए कि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, लेकिन मेगास्थनीज ने भारत में दास का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है। शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है, और शूद्रों के जो धर्म है यानी कि वर्ण धर्म, उसको वार्ता बोला गया है। ठीक है, शूद्रों के वर्ण धर्म को वार्ता बोला गया है, और अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य बोला गया है। और यहाँ पर इन बातों से, इस बात से पता चलता है कि वहाँ पर शूद्रों का भी समाज में आर्यीकरण करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। किताबों में जो चीज़ लिखी है वो लिखने, कुछ चीज़ें जो है किताबों में ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो व्यवहारिक जीवन में अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए इस तरह से आप लोग समझ के देखिए कि अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य बोला गया है, और उसके धर्म को वार्ता बोला गया, वर्ण धर्म को वार्ता बोला गया। ठीक है, तो वही बात है कि एक प्रदर्शित करने के लिए ये बातें लिख दी गई हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ही है कि ये ऐसा हो समाज में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि मेगास्थनीज के अनुसार 6 सदस्यीय प्रशासन के लिए 6 सदस्यीय 5 समितियां होती थी, यानी कि हर एक समिति में 6 सदस्य होते थे। तो यानी कि यहाँ पर कुल कितने हो गए? 30 सदस्य। ठीक है, तो 5 समितियां मिलाकर 30 सदस्यों का निर्माण करती थी, और उसमें एक समिति में 6 सदस्य आते थे। और किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसको हमने बताया, बहुत बार बताया है, तो वहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। फिर इसका देखिए कि अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग सिद्धांत, यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र जो प्रशासन संबंधी पुस्तक है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसके हैं? राज्य के। ठीक है, कि एक राज्य है उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर क्रम पूछता है इसके बारे में। ठीक है, 7 हैं, सप्तांग सिद्धांत में 7 ही आएंगे, और क्रम पूछता है। क्रम हमेशा याद रखिए।
क्योंकि क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सप्तांक सिद्धांत के अनुसार क्रम क्या है। ठीक है, अगर पूछ दे 5वें नंबर पे कौन है, 6वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे कौन है, फिर उसके बाद 4 दे दे, इसमें से क्रम बनाने के लिए दे दे कूट की सहायता से, तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सप्तांक सिद्धांत के अनुसार पहले पर राजा आता है, दूसरे पे अमात्य आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरे पे जनपद आएगा, चौथे पे दुर्ग है, 5वें पे कोष है, और 6वें पे दंड है, और 7वें पे मित्र है। ठीक है, यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये सप्तांक सिद्धांत है चाणक्य के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। और यहाँ पर इनके क्रमों को भी ध्यान में रखिएगा, क्रम पूछता है। फिर उसके बाद देखिए कि इंडिका में जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, इंडिका में 7 वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, इंडिका में मेगास्थनीज की पुस्तक, इंडिका में 7 वर्ग, भारतीय समाज के 7 वर्ग की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, इसने घूमा, भ्रमण किया और अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा, जो देखा सुना, और उसको एक पुस्तक में लिखा, इंडिका नाम थी उसकी। और वहाँ पर 7 बात की गई है। भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि किस व्यक्ति ने भारतीय समाज में दासों का उल्लेख नहीं किया है, वो मेगास्थनीज है। ये यूरोप से आया था। आप देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मिस्र से आया था, तो वहाँ पर जो दासों की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, और उस आधार पर इसने कहा कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं, जबकि आधुनिक भारत में देखें कि दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आधार पर देखिए कि प्राचीन काल में जो दास थे वो कितनी अच्छी स्थिति में थे भारत में। ठीक है, तो क्या क्या वर्ग है, 7 वर्ग जो है यहाँ पर देखिए इंडिका के अनुसार। दार्शनिक है, पहले नंबर पर दार्शनिक, दूसरे नंबर पर किसान, तीसरे नंबर पर अहीर, चौथे नंबर पर कारीगर, 5वें पर सैनिक है, फिर उसके बाद 6वें पर निरीक्षक है, और 7वें पर सभासद है। तो ये 7 चीज़ें मिलकर समाज में वर्ग का विभाजन करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिका के अनुसार 7 वर्ग समाज के बताए गए हैं, वो इस प्रकार से। क्रम हमेशा याद रखिए, क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, क्रम से प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद देखिए कि जो मौर्य काल में जो कर लिए जाते थे वो किस प्रकार से हैं। बलि, ठीक है, बलि एक प्रकार का कर था, धार्मिक कर था। वहाँ पर वैदिक काल में भी देखेंगे कि बलि कर के रूप में, यानी कि वैदिक काल में तो इस तरह से था कि जो अपने स्वेच्छा से राजा को देता था उसको कर बोला गया। ठीक है, तो उसको बलि बोला गया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, इसको धार्मिक कर के रूप में निरूपण किया गया था कि जो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से वहाँ पर कर देता है, राजा को उपहार के रूप में देता है। ये वैदिक काल की बातें हैं। मौर्य काल में इस तरह से चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि मौर्य काल में जो कर को वसूलने के लिए वहाँ पर अध्यक्ष को, वहाँ पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, स्थानिक और गोप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्थानिक व गोप ये क्या करते थे, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी थे। ठीक है, क्या थे, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी। राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी जो थे उनको गोप या स्थानिक बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो राजस्व एकत्रित यानी कि कर जो वसूलते थे उनको स्थानिक व गोप बोला गया है। फिर यहाँ देखिए कि कौन कौन से लिया जाता था। बलि को धार्मिक कर बोला गया। हिरण्य नगद कर होता था। इसके अलावा भी बहुत सारे कर है। प्रतिकर है जिसको आयकर के रूप में लिया जाता है, एक कर है जो नगद के रूप में लिया जाता था। ठीक है, प्रतिकर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। इसको देखिएगा सरकारी भूमि जो सरकार के अधीन थी, राज्य के अधीन थी, उसको क्या बोला गया, सीता भूमि। ठीक है, सीता भूमि के बारे में पूछता है। ठीक है, ये क्या होते थे, सरकारी भूमि, और इसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष। अभी कल हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन से अधिकार जो पदाधिकारी होते थे उनके जो कार्य थे वो किस प्रकार से थे। जैसे खानों का अधिकार पन्याध्यक्ष होते हैं, सीता सरकारी भूमि का अधिकार, सीता भूमि का अधिकार जो अध्यक्ष हो सीता अध्यक्ष होगा। इस तरह से चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एग्रोनोमी होगा, सड़क निर्माण का अधिकारी। ये इससे प्रश्न बनते हैं और इसको नोट डाउन करिएगा। कल हम आपको एक ही लाइन, एक ही बार में सब कुछ बता देंगे, एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और कल आखिरी वीडियो आएगा मौर्य काल से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सरकारी भूमि उसको सीता भूमि बोला गया। और बिना वर्षा के अच्छी खेती वाला जो भूमि है, यानी कि वहाँ पर वर्षा भी नहीं होता है, बहुत नाम मात्र की वर्षा होती है, वहाँ पर खेती किया जा रहा है, वहाँ पर अच्छी उर्वरक फसलें उग रही हैं, उसको अदेव मातृक बोला गया है। ठीक है, अदेव मातृक बोला गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैदिक काल की चीज़ें देखने को मिल रही थी, जैसे कि अष्टविवाह हो गए, संस्कार हो गए, वो सारी भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
ठीक है। यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखेंगे कि मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था वही धीरे धीरे चलती आएंगी, और कालांतर में देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था जहाँ बदलेगी वहाँ पर हम आप लोगों को विस्तार से समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।